अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नवीद कालों। फूड टॉक की एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। नाजरीन, आज की एपिसोड में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर हफ्सा गोहर साहबा, जो कि एक क्लिनिकल डाइटिशियन हैं और पॉली क्लिनिक्स पे अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम सलाम। पहले तो थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमारे पॉडकास्ट के लिए। माय प्लेजर। मिस, हमारी पॉडकास्ट बेसिकली फूड के रिलेटेड होती हैं, जैसा कि आप भी फूड न्यूट्रिशन और डाइटेटिक्स हैं, तो हमने अपने स्टूडेंट्स के लिए और जनरल टॉपिक डिस्कशन करने के लिए आपसे ये पॉडकास्ट रखा और हम उसमें आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें। मिस, हमारे ऑडियंस को थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन बता दीजिएगा कि डॉक्टर हफ्सा गोहर साहबा क्या है। देखिए, बेसिकली आई एम अ क्लिनिकल डाइटिशियन एंड करंटली आई एम वर्किंग एट अंजुम पॉलीक्लिनिक एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस इस तरह है कि मैंने अपनी लाइफ की जर्नी भी इसी तरह शुरू किया था, डाइटिशियन के तौर पे भी। करंटली मैं एक और जगह डिफरेंट हॉस्पिटल रिहाब केयर पॉलीक्लिनिक के अंदर में अपनी खिदमत पेश कर रही हूँ। वहाँ पर स्पेशल बच्चों के लिए वहाँ पे उनको ट्रीटमेंट करना, उनके डाइट प्लान्स मेकिंग करना और उनकी लाइफस्टाइल को मैनेज करना विद फिजियोथेरेपी। सेकेंडली उसके बाद अगर हम बात करें कि मैं एज अ लाइफ टाइम रेगुलर मेंबरशिप हूँ PNDA, पाकिस्तान की जो न्यूट्रिशन सोसाइटी है उसकी भी एज अ लाइफ टाइम रेगुलर मेंबर हूँ। हमारे पास इन फर्टिलिटी डाइटिशियन के तौर पे एक लाइफ स्टाइल जो है ना, बाहर की US की कंपनी है, उसके साथ में एज अ डाइटिशियन रजिस्टर्ड हूँ, जिसके साथ मैं काम कर रही हूँ। अपनी लाइफ स्टाइल, अपनी जो जर्नी को है वो कंटिन्यू कर रही है अपनी लाइफ के साथ। माशाल्लाह, ग्रेट। बीस, अपनी थोड़ा सा डिग्री क्वालिफिकेशन के बारे में बता दीजिएगा हमारे ऑडियंस को, और किस यूनिवर्सिटी से आपने की है ये भी, ताकि हमारे ऑडियंस को फर्दर मतलब। मेरी डिग्री जो है वो सुपीरियर यूनिवर्सिटी से है। मैं वहाँ की गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और एज अ न्यूट्रिशन के अंदर मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की है। वहाँ से 1 ईयर मैंने अपनी हाउस जॉब कंप्लीट किया हॉस्पिटल के अंदर। एंड नाउ आई एम, उसके बाद से जर्नी से लेकर मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएट एक डिप्लोमा किया विद रिसर्च के साथ। एंड उसके बाद अब मेरी लाइफ MPhil इसके अलावा कंटिन्यू है, और साथ साथ मैंने अपनी डिग्री और अपने MPhil के अंदर 2 से 3 ईयर्स का गैप लिया विद माय रिसर्च ऑन, ताकि मैं अपनी अपनी काम को, अपनी चीज़ों को टाइम दे सकूँ, अपनी रिसर्च को टाइम दे सकूँ। ये मिस के रिलेटेड था डिग्री क्वालिफिकेशन के क्लिनिकल न्यूट्रिशन और डाइटिक्स हैं, और उसके मतलब मिस से बात हो चुकी है। मिस, अपनी कंपनी प्रोफाइल के बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा कि अंजुम पॉली क्लिनिक्स और रिहाब पॉली क्लिनिक्स में आप कब कब बैठती हैं और कौन सा टाइम है आपका। देखिए, अंजुम पॉलीक्लिनिक की बात करूँ तो यहाँ पे मैं 2 बजे से लेकर 4 बजे तक यहाँ पे बैठती हूँ। यहाँ पे बेसिकली काम है, आप लोगों को पता है, एज अ क्लिनिकल डाइटिशियन आपने परफॉर्म करना है, एज अ कंसल्टेंट बैठना होता है, जहाँ पे आप एज अ डाइटिशियन का बैठने का मतलब ये है कि जहाँ पे आप पेशेंट्स को डील करते हैं, पेशेंट्स की रेमेडीज करते हैं, वहाँ पे डाइट प्लान मेकिंग करते हैं। तो एज इस रिकमेंडेशन को हम लोग बेहतरीन यूज़ कर सकते हैं कि हम यहाँ पे पेशेंट जैसे आउटफ्लो में आते हैं, हम उनको डील करें, हम उनको ट्रीटमेंट दें, और उनके जो भी मेडिसिन है, वो डायबिटीज़ है, वो कोलेस्ट्रॉल के इशूज़ हैं, वो PCOS है, ऑल टाइप ऑफ हार्मोनल इश्यूज को हम हैंडल कर रहे हैं। उसके अलावा स्पेशल बच्चे हैं, स्पेशल चाइल्ड हैं, उनकी डाइट प्लान्स को बनाना, हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं, थायराइड पेशेंट्स हैं, फर्टिलिटी पेशेंट्स हैं, जितने भी कंसीव करना चाहते हैं, जो फीमेल्स कंसीव करना चाहती हैं, उनको इश्यूज आते हैं, उनकी गायनिक से रिलेटेड जितने भी हैं इश्यूज, उनको यहाँ पे मैं पर्सनली अपने हैंडल से ट्रीट करती हूँ। फिर उनको डाइट प्लान वगैरह बनाकर देना, वो सब इसकी ड्यूटीज में आ जाता है। थैंक यू मिस। मिस, जनरल डिस्कशन तो हमारी होती रहेगी, लेकिन एक थोड़ा सा कॉमन क्वेश्चन कर लेते हैं कि न्यूट्रिशन में, क्लिनिकल डाइटिशियन में आपको किस तरह के पेशेंट का सामना मोस्टली होता है। देखिए, सबसे पहले मैं, मेरी नज़र में जो देखा गया है वो हमारे पास वेट गेन होना बहुत एक इशू है, और वेट स्टक होना। लोग अपनी रेमेडीज़ के थ्रू, यूट्यूब्स के थ्रू अपना वजन, अपनी रेमेडीज़ के थ्रू, डू एंड डोंट्स के थ्रू अपना वजन कम कर लेते हैं, लेकिन जब वेट स्टक हो जाता है फिर उनको याद आता है कि देयर इज़ एन 1% जिसको हम डाइटिशियन कहते हैं, कि हाँ जी अब उसके पास चलते हैं, अपने आप को ठीक करते हैं। तो अब जब वो वेट स्टक करके आते हैं हमारे पास, वो मल्टीपल ऑफ डिजीज़ के साथ होते हैं, वो प्री डायबिटीज की कंडीशन में भी चले गए होते हैं, और मोस्टली अब जो हमारे पास हर रेगुलर पेशेंट है वो PCOS का पेशेंट है। जो मैं पर्सनली अपने डेली में पेशेंट देखूं तो मेरे पास एक से बाद दूसरा पेशेंट PCOS का आ रहा है, जिन्होंने डिफरेंट मेडिसिन यूज करके अपने हार्मोन्स डिस्टर्ब किए हुए हैं, और साथ वजन भी बढ़ा हुआ है, और साथ PCOS भी उनका हुआ विद द फर्दर लाइफस्टाइल चेंजेस। ठीक है, आजकल बच्चियों का बहुत रुझान है, 13 से 14 साल की बच्ची हैं, वो अपने पास हार्मोन्स मैनेज करने के लिए आती हैं, साथ उनका वजन या तो कम होता है या ज्यादा होता है, फिर उनको मैनेज करके उनके हार्मोन्स मैनेज करना और साथ वेट रिड्यूस करना, ये एक मेजरली हाईलाइटिंग टॉपिक है आजकल हमारे पास जो आ रहा है सबसे ज्यादा। इस ओबेसिटी पे तो हमारी बात होगी, यकीनन होगी। पिछले दिनों, कुछ दिनों पहले ही वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट किया गया, तो हमने फूड की इम्पोर्टेंस के बारे में बात की है। तो क्या ऐसा हो जाए कि फूड
इलाज बिल ग़िज़ा, यानी कि फूड ही की तो बात की थी जी हमने। जी बिल्कुल। फूड टेक्नोलॉजी या फूड न्यूट्रिशन दो अलग-अलग बातें देखने में है, लेकिन फूड को मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल करना कितना ज़रूरी है? मैं वर्ल्ड फूड डे पे भी जब हम लोग सेमिनार्स अटेंड कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा वहाँ हाइलाइटिंग टॉपिक यही था कि हमने फूड को, मेरी नज़र में देखें, हम खाना खा रहे हैं, हम सब खाना खा रहे हैं, लेकिन क्या हम न्यूट्रिशन खाना खा रहे हैं? क्या हम उस खाने के अंदर न्यूट्रिशन है? क्या हमारी जो प्लेट है, क्या हमें अपनी डेली की प्लेट सेट करनी आती है? अगर एक पर्सन को प्लेट सेट करना नहीं आती है, वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड है, वो न्यूट्रिशन की फील्ड से रिलेटेड है, या एक आम पर्सन है अपने घर के अंदर, उसको अपनी प्लेट ही एडजस्ट नहीं करनी आती, इसका मतलब है कि हम एक अच्छा लाइफस्टाइल नहीं हैंडल कर रहे। हमारा लाइफस्टाइल वहीं से खराब है क्योंकि हमारी प्लेट खराब है। तो मैं इस माई प्लेट के ऑप्शन पे बड़ा कंसीडर करती हूँ कि आपने अपने फूड को इतना अच्छा कर लेना, इतना न्यूट्रिशियस कर लेना, हमें अपना खाना कम करने की जरूरत नहीं, हमें अपना खाना चेंज करने की जरूरत है। हमें बैड हैबिट्स लेकर अपनी हेल्दी हैबिट्स की तरफ मूव करने की जरूरत है कि हम अपनी प्लेट्स में प्रोटीन का पोर्शन, कार्ब्स का पोर्शन, अंडे हैं, इन सब की ग़िज़ाइयत को देखें और उनको इस्तेमाल करने लगें कि हमारे लिए कहाँ कहाँ मुफीद है। हर बीमारी का हल हम कहते हैं हमारी खुराक से पॉसिबल है। हम मेडिसिन आपको लाइफ लॉन्ग यूज करनी पड़ती है, लेकिन दवाई जो हमारा फूड है वो आप 3 महीने 6 मंथ अपने लाइफस्टाइल चेंज करके देखें, आपको रिजल्ट आपके हाथ में होते हैं। आप अपना वजन भी कम करते हैं, अपना वजन बढ़ाते नहीं, उससे ज्यादा अपनी डिजीज को भी क्योर करते हैं। तो ये सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए अपनी डाइट आप चेंज करते हैं और आपके पास रिजल्ट आते हैं, लेकिन मेडिसिन को मैं ये कहूंगी कि आपको लाइफ लॉन्ग यूज करनी पड़ती है। डायबिटीज हम कहते हैं आप सारी जिंदगी आपको दवाई खानी है, बीपी की आपको सारी जिंदगी आपने गोली खानी है। तो ये उस गोली को हमारी डाइट ये कि कम कर देती है, उनकी डोज को कम करती है और एक हेल्दी लाइफस्टाइल में मूव करते हैं अपना, जिसमें सारी चीजें वो ठीक कर सकते हैं। वेरी ग्रेट। मीन्स अगर हम बात कर ली जाए फूड सिक्योरिटी की, फूड सिक्योरिटी होता है कि खुराक की बिल्कुल अवेलेबिलिटी, जी जी और दूसरी बात होती है कि न्यूट्रिशन खुराक की अवेलेबिलिटी होना। तो हमारे जो वुमेन ज़्यादातर हैं, ब्रेस्ट कैंसर पे भी कंपेन चलती रही है, उसको उस पॉइंट को कैसे हाईलाइट करेंगे कि ग्रोथ, अगर बच्चे की ग्रोथ को भी लेके हम बात करें तो कितना न्यूट्रिशन डाइट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस मामले में? देखिए, फूड सिक्योरिटी हमारे, मैं इस फूड सिक्योरिटी के इशू को पाकिस्तान की अंदर अब मैं नहीं देखती। मैं देखती हूँ कि हमारे यहाँ अवाम ब्रांड्स पे जाना, बाहर के खाने खाना, बाहर के खाने की अप्रोच जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसको हम लोगों ने अब फूड इनसिक्योरिटी का नाम दे दिया। फूड इनसिक्योरिटी इज समथिंग कि हम कहते हैं खाने की अवेलेबिलिटी हो, हर टाइम आपके पास अपना खाना का अवेलेबल हो। बेसिक फूड जिसको स्टेपल फूड्स कहते हैं, उसमें हमारे पास रोटी है, चावल है, ये हर घर में अवेलेबल है। लेकिन हमने वो खाने कब है और हमने किस टाइम स्पैन में अपने बच्चों को वो खाना देना है, ये हमारे यहाँ हमारी फैमिलीज, हमारी मदर्स जो है वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा निगलेक्ट करने लग गई हैं अब, कि आपके टाइम में आपने अपने बच्चों को डाइट कौन सी देनी है। और फीमेल्स हैं तो आपने उनके हार्मोन्स कैसे मैनेज करने हैं, वो मेल हैं तो आपने उनकी ग्रोथ कैसे करनी है, हाइट, वेट, ये सब मैनेजमेंट अगर आप शुरू से अपने बच्चे को करेंगे तो आपके लिए, आप देखेंगे कि मैजिकली तौर पर वो अपनी लाइफ को बड़ा अच्छा हैंडल कर सकता है। क्या फिजिकल एक्टिविटी है उसकी डाइट में? हम कहते हैं फिजिकल एक्टिविटी नहीं है भाई डाइट में। सारा दिन सेडेंटरी लाइफस्टाइल होने की वजह से, बच्चों का मोबाइल यूजेज होने की वजह से, जिसकी वजह से लाइफ उनकी बड़ी ज्यादा खराब हो रही है। तो आप कोशिश करें कि अगर आप स्टेपल फूड्स की बात करें, या कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में फूड इनसिक्योरिटी बहुत एरियाज में है, वहाँ पे काम करने की बहुत ज्यादा भी जरूरत है। लेकिन अगर बेसिक में कहते हैं कि अगर आपके घर में रोटी चावल एक स्टेपल फूड मौजूद है, एक आप नॉर्मल सर्कल में बात करते हैं आजकल के हालात के अंदर, तो अगर है तो आप अपने बच्चों की एक अच्छी परवरिश कर सकते हैं, उनकी नशोनुमा कर सकते हैं उसी खुराक से। आपको स्पेशल कोई प्रोटीन पाउडर या स्पेशल पीडियाशोर्स टाइप डिफरेंट जो आजकल मार्केट्स में है, अगर आपको अवेलेबिलिटी नहीं है, आप नहीं बाय कर सकते, आप अपने घर के अंदर भी रह के उनकी खुराक को मैनेज कर सकते हैं, उनकी नशोनुमा करनी चाहिए आपको। वेरी ग्रेट, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया मिस ने। मिस बेसिकली जो स्टार्ट ऑफ एवरी डिजीज इज ओबेसिटी, बिल्कुल। तो आज पाकिस्तान को या वर्ल्ड वाइड भी हम बात कर लें तो ओबेसिटी का किस हद तक सामना है और क्यों ये हो रही है इतनी ज्यादा? देखिए, मेरी नज़र में हम बात करें तो हमारा जो पाकिस्तान के अंदर, जैसे पाकिस्तान के अंदर हमारा, हम अपनी पाकिस्तान में देखें ना, बाहर के लोग ऑर्गेनिक फूड की तरफ उनका ट्रेंड बढ़ता जा रहा है और पाकिस्तान के अंदर ऑर्गेनिक फूड्स का ट्रेंड बिल्कुल कम होता जा रहा है। तो मतलब वो जितना आप जितनी ऑर्गेनिक लाइफ गुजारेंगे उतना ज़्यादा आप अपना वजन कंट्रोल कर सकते हैं, और जितना आप ऑर्गेनिक लाइफ से दूर होंगे उतना आपका वजन बढ़ाएंगे, आपको वजन भी बढ़ेगा, आप ओवरवेट के इश्यूज भी आएंगे। और ओवरवेट ये निशानी है हमारे पास, जैसे आपका वजन एक नॉर्मल लाइफ में 2 से 3 महीने में आपने देखा कि आपका वजन बढ़ने लग गया है, आप उसको कंसीडर करें। हम कंसीडर नहीं करते, हम कहते हैं ठीक है रेगुलर लाइफ है, रेगुलर रूटीन है, हम उस
उसमें इतना कंसीडर नहीं करते, हम उसको एज ए कैजुअल चीज में समझ लेते हैं कि भाई कोई बात नहीं, वजन थोड़ा सा बढ़ा है। हमें उसको उसी टाइम नोटिस करना है। पाकिस्तान के अंदर ऑर्गेनिक हमारी फीमेल्स के अंदर रेगुलर रूटीन की वॉक्स नहीं है, वो अपनी फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन नहीं करते हैं और बाहर के खाने को प्रेफर करते हैं, जो सबसे बड़ी इस टाइम पाकिस्तान में रीजन है ओबेसिटी बढ़ने की। और उस ओबेसिटी के साथ साथ आपको फिर डिजीज भी होती है, आप हार्मोनल इश्यूज की तरफ जाते हो, डायबिटीज की तरफ जाते हो। ये दो ऐसे डिजीज हैं जो आप पाकिस्तान के अंदर हर दूसरे WHO की रिसर्च के अकॉर्डिंग भी बात करें तो हर दूसरे पाकिस्तान के अंदर रेट हर साल बढ़ता जा रहा है डायबिटीज का, ओबेसिटी रेट का। तो आप मेरी मशवरे के मुताबिक मैं आप लोगों को अगर अपनी तरफ से रिकमेंडेशन करूँ कि डू फाइंड योर BMI। अगर आपका वेट इस टाइम 27 एज है और आपका वेट कितना है और आपकी हाइट कितनी है, ये एक सिंपल बेसिक चीज है कि अगर आप अपना BMI 24 से नीचे रख सकते हैं तो आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारेंगे। अगर आप BMI अपना 24 से अब जा रहा है उसको कम करने की कोशिश करें, अपनी रेंज को आप 20 से 24 के BMI की रेंज में रख लें। आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनी डाइट के अंदर गुजार सकते हैं, उसके साथ आप सारी चीजें अपनी पोर्शन कंट्रोल में करें, आप ओबेसिटी मैनेज कर लेंगे। मिस आपने एक टर्म इस्तेमाल की है BMI, BMI हमारे ऑडियंस को बता दें ताकि बहुत सारा देखिए, ये एक BMI एक ऐसा इंडेक्स है जिससे हम किसी के वजन को नापते हैं, म्यार करते हैं कि ये एक म्यार है हमारे पास इंटरनेशनल वर्ल्ड ने हमें ये म्यार दिया है कि BMI एक बॉडी मास इंडेक्स है जिसमें हम चेक करते हैं कि भाई ये लायक क्या करता है। इसकी जो नॉर्मल रेंज अगर हम बात करें तो हमारे पास 18 to 24 रेंज है। आपको इसके लिए पता क्या होना चाहिए, आपको अपने लिए जितना आपका वजन है और जितनी आपकी हाइट है उसके हिसाब से अब तो कैलकुलेटर्स आ गए मोबाइल पे, आप जनरली BMI फाइंड कर सकते हैं या कुछ फॉर्मूलाज होते हैं वो आप फाइंड करवा लेंगे। आपके पास अगर डाइटिशियंस हैं तो उनको प्रेफर करें, वो आपको BMI निकाल देंगे। अब वेट और हाइट आपको पता है, उसके साथ आपने अपना BMI निकाल लिया। मैं आपको इसकी नॉर्मल रेंज बता देती हूँ, 18 to 24। अगर आपके पास 24.5 तक रेंज है तो ये एक नॉर्मल रेंज है जिसमें आपका BMI आप एक हेल्दी पर्सन में काउंट करेंगे, आपको कोई डिजीज नहीं होगी, ठीक है। अगर आप 25 से लेकर 30 तक मूव कर रहे हैं तो यू आर लाई इन ओवरवेट कंडीशंस, आपको अपना वजन आपका बढ़ना शुरू हो गया है। अब आपको अनीमिक की कंडीशंस आएंगी, आपको सिम्टम्स आने लग जाएंगे कि हाँ जी वजन बढ़ने लग गया आपका। उसके बाद हम 30 से 35 तक की बात करें तो अब 30 से ऊपर जितना भी हमारे पास ओबेसिटी ग्रेड शुरू हो जाता है। अब 30 to 35 ओबेसिटी ग्रेड 1, 35 to 40 ओबेसिटी ग्रेड 2 एंड 40 से अब जितना भी होगा वो ग्रेड 3। तो आपने कोशिश ये करनी है कि 30 से ऊपर अपने आप को ना जाने दें, मेरी प्रेफरेंस के थ्रू 25 से ऊपर भी ना अपने आप को जाने दें। अगर आप जाते भी हैं ड्यू टू एनी प्रेगनेंसी कंडीशन, एनी हार्मोनल इश्यूज, तो अपने आप को जितना जल्दी हो सकता है रिवर्स बैक लेकर आकर 24 से नीचे अपने आप को लाई करें ताकि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार सकें। वेरी गुड मिस, वर्ल्ड डायबिटीज डे भी मनाया जाता है ताकि डायबिटीज की अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाई जा सकती है लोगों में और जा सके। डायबिटीज क्या है और खुराक का इससे कितनी हद तक ताल्लुक है? देखिए, जो शुगर है ना हमारे पास, हमारे आम जुबान में जिसको हम डायबिटीज भी कहते हैं, ये शुगर की 2 से 3 किस्में हमारे यहाँ देखी गई, लेकिन जो सबसे ज्यादा अलार्मिंग है वो टाइप 2 होती है, जो कि आपके लाइफस्टाइल से आपको होती है। आपका वजन बढ़ने की वजह से आपको शुगर हो जाती है, हम कहते हैं, और टेंशन की वजह से शुगर हो जाती है और उसकी वजह से शुगर हो जाती है। अब आपको मेडिसिन लग जाती हैं और लाइफ लॉन्ग आप अपनी मेडिसिन के थ्रू आप जिंदा रहे। आप कहते हैं कि हमारी शुगर कंट्रोल होगी, लेकिन मैं आपको ये एक खुशखबरी भी सुनाऊंगी और ऐसी भी कि आप अगर अपनी डाइट मैनेज करते हैं थोड़ी बहुत, आपसे कहती हूँ 3 मंथ तक अगर आप एक डाइटरी कोर्स करते हैं अपनी डायबिटीज के साथ, आप रिवर्स बैक जा सकते हैं। यू कैन गो रिवर्स बैक, आप अपनी शुगर वापस लेकर आ सकते हैं। और एक खुराक, एक अच्छी खुराक होना जिसमें आपके पास प्रोटीन हो, अच्छी अमाउंट में कार्ब्स हो, अच्छी अमाउंट में आपके पास फैट्स हो, हेल्दी फैट्स हो, ये तीनों चीजें आप मैनेज करें और आपके पास मैग्नीशियम की अच्छी अमाउंट अपनी डाइट में इंटेक करें, आप अपना डायबिटीज को बहुत अच्छा क्योर कर सकते हैं। तो एक अच्छी माहिर ग़िज़ायात से आप कंसल्ट करें, आप करके अपनी डाइट को मैनेज करवा कर आप अपने शुगर को वापस लेकर आएँ। ये मजीद से मजीद कॉम्प्लिकेशन में आपको लेकर जा सकता है, लेकिन खुराक इसमें जादू की तरह काम कर सकता है। मैं आपको आसान लफ्जों में कहूंगी कि आपकी दवाई छुड़वा सकता है और आप जो डेली की गोलियां खा करके, हमारे यहाँ फीमेल्स जो है वो तंग आई होती हैं कि हम कितनी टैबलेट्स लें डेली की, उससे आप कम करवा कर अपनी डोजेज कम करवा कर और आप अपनी डाइट को और अपनी शुगर को बेहतरीन कर सकते हैं। इस चीज़ से मेरा ये मशवरा है। वेरी ग्रेट, डायबिटीज को हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया। आप कितने हद तक ये समझती हैं कि हमारी जो पाकिस्तान की अवाम है तो न्यूट्रिशन पे लाना कितना ज़रूरी है, डायबिटीज़ को ही लेके हम अगर हम बात कर लें खुराक के मामले में?
बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से तो इस टाइम अगर हम मेडिसिन्स के यहाँ हमारे डॉक्टर्स हमारे साथ कोलैब करके अगर डाइटिशियंस को हमारे यहाँ पाकिस्तान में थोड़ा इतना स्कोप पाकिस्तान में नहीं है, बाहर बहुत ज़्यादा स्कोप है। बाहर डाइटिशियंस को इतनी वैल्यू है कि वो हर डिजीज़ के साथ क्योर कर सकती हैं। तो हमारी डाइटिशियंस इतनी वर्थ रखती है पाकिस्तान के अंदर कि आप अगर उनके पास अपनी डिजीज़ लेकर आएँ, क्रॉनिक डिजीज़ लेकर आएँ, वो डायबिटीज़ है, वो ब्लड प्रेशर है, वो ओबेसिटी है, वो उन चीज़ों को क्योर कर सकती हैं। आप उन पे ट्रस्ट करें, ट्रस्ट करने के बाद आप उन्हें ये वैल्यू दें कि वो आपकी डिजीज़ को क्योर कर सकें, तो उनके पास इतनी वैल्यूएबल है, खुराक के पास इतनी ताकत है, उनके पास ऐसा जादू है, खुराक के अंदर इतनी ताकत है, अल्लाह का निज़ाम, क्योंकि अल्लाह ने चीज़ बनाई है, जितनी हम ऑर्गेनिक चीज़ की तरफ जाएँगे उतना हम जल्दी क्योर होंगे। तो अगर वो आपको ऑर्गेनिक तरफ लेकर जा रही हैं, सप्लीमेंट से बियॉन्ड, मेडिसिन से बियॉन्ड, तो मेरा ख्याल है कि हमें ये अवेयरनेस पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इन कर देनी चाहिए कि आप मेडिसिन ले रहे हैं, जब तक ज़रूरत है, क्रिटिकल कंडीशन में मेडिसिन लें, लेकिन लाइफ लॉन्ग अपनी मेडिसिन को लॉन्ग ना करें, आप डाइट की तरफ आएँ। अपनी डाइटरी मैनेजमेंट को इम्प्रूव करें ताकि आप अपनी एक हेल्दी लाइफ गुजार सकें। बिल्कुल। वेरी ग्रेट मिस, आपकी एक स्टेटमेंट बहुत अच्छी कही है कि बाहर की कंट्री में न्यूट्रिशन को बड़ा कंसल्ट बिल्कुल। करते हैं और हमारे पाकिस्तान में इसको ज़्यादातर इग्नोर किया जाता है। तो हमारे जो स्टूडेंट्स माशाल्लाह हर यूनिवर्सिटी में देखें न्यूट्रिशन का बैच आ रहे हैं और बिल्कुल। ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन प्रोड्यूस किए जा रहे हैं पाकिस्तान में। तो इनका स्कोप को लेकर अगर हम बात कर लें तो ये सारे स्टूडेंट्स कहाँ जाएंगे और कैसे क्रिएट करेंगे अपना ये स्कोप एक ऐसी कंट्री में जहाँ लोग इसको इग्नोर करते हैं मोस्टली? देखिए, मैं अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे एक ही बात कहूँगी, बेटा सबसे पहली चीज़ डिसहार्ट नहीं होना आपने। ये हमारे यहाँ बड़ा कॉमन है कि न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं कि हमने डिग्री तो कर ली, अब हम मार्केट में कहाँ जाएँ। आपको अपनी मार्केट और अपना स्कोप खुद बनाना है, अपने हाथ से और अपने काम से बनाना है। आप जितना अच्छा काम मार्केट में रह के सीखेंगी, आपने डिग्री कर ली इसका मतलब ये नहीं कि आपको काम आ गया। मेरी प्रेफरेंस में आप डिग्री के बाद भी अपना काम सीखें। डिग्री आपने कर ली है, 4 ईयर की है, 5 ईयर की है, कम से कम 6 मंथ 1 ईयर किसी के पास किसी के अंडर रह के किसी हॉस्पिटल्स में कहीं अच्छी जगह जहाँ पे आपको काम करना सिखाया जाए वहाँ काम करें ताकि आप डिजीज मैनेजमेंट करें। इसको काम को जब आप कर लेंगे तो आप एज ए कंसल्टेंट अपनी लाइफ लॉन्ग जर्नी कर सकते हैं। एज ए लाइफस्टाइल एंटरप्रेन्योर अपना काम आप ऑन कर सकते हैं, अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पेज कर सकते हैं, ऑनलाइन अपना काम अर्न कर सकते हैं ताकि आप वहाँ पे पेशेंट्स देखें। और जब आपके पास काम आपको आता होगा तो पेशेंट्स आपके पास फिर नहीं रुकते। अगर आपके पास काम की कमी है या इन्फॉर्मेशन की कमी है तो आप मार्केट में जाएंगे तो आपको सामना होगा कि ऐसी कंडीशन में जिसमें आपको काम ना मिले। तो आप अपनी ग्राउंड बेसिस को बहुत स्ट्रॉन्ग करें, अपनी प्रैक्टिस को जितना हो सकता है स्ट्रॉन्ग करें, अपनी क्वालिफिकेशन को इम्प्रूव करें मजीद, तो आप ये देखेंगे कि आपको ये परेशानी नहीं होगी। मार्केट में काम है लेकिन मार्केट में अच्छा काम करने वालों की कमी है। आप काम सीखें और उसके बाद मार्केट में जंप करें, मार्केट आपको वेलकम करती है हमेशा। मिस, अगर हम डिस्कस कर लें कि वेजिटेरियन और नॉन वेज की डिस्कशन कर लें तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स, अब मैं समझता हूँ कि हर एज में एक डिफरेंट मेन्यू होगा कि डिफरेंट डाइट प्लान होंगे। अगर एक नॉर्मल इंसान के डाइट प्लान की बात कर लें तो क्या आप रेफर करेंगे, क्या उनकी खुराक में शामिल होना चाहिए, पानी की कंसंट्रेशन कितनी ज़रूरी है, क्या रेफर करेंगे इस बारे में? मैं एक जनरल आप लोगों को एक ना डाइट प्लान अपने हिसाब से आप पूछना चाह रहे हैं कि एक हेल्दी पर्सन की डाइट क्या होनी चाहिए, सुबह से लेकर शाम तक जाना चाहिए। पहली चीज जो भी पर्सन है उसको कंसीडर करना चाहिए कि वो अपने 3 बिग मील्स और 2 स्मॉल मील्स, देयर इज एनी फ्रीक्वेंट मील्स से आप अपना वेट भी मैनेज कर सकते हैं और अपनी आप प्रोटीन पोर्शन भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, एक हेल्दी पर्सन है उसको चाहिए कि अपना सबसे पहले अपना अर्ली मॉर्निंग जब नाश्ते के लिए उठा है तो सबसे पहले 2 गिलास पानी पिए। ठीक है, अपने आप को फ्रेश करें और नाश्ता आप हेल्दी करें। अब हेल्दी नाश्ते में सबसे पहले ऑप्शन हमारे पास है, उसमें अंडे लाजमी होने चाहिए। आपके पास सीरियल का कोई भी पोर्शन है, वो वेदर ओट्स है, वेदर साबूदाना है, वेदर रोटी है, वेदर गंदम की रोटी, जो भी रोटी आप लेना चाहते हैं आप अपनी रोटी का पोर्शन रखें, उसमें आपके पास अंडे लाजमी होने चाहिए। उसके पास आप में योगर्ट लाजमी होना चाहिए और साथ आपके पास नट्स लाजमी होने चाहिए। ठीक है, अगर कोई नट्स किसी के पास रेंज से बाहर है तो वो अंडे तो एक बेहतरीन चीज़ है जो वो अपने पास इस्तेमाल कर सकता है। नाश्ते में आपने अंडों का इस्तेमाल लाजमी करना। ठीक है, साथ आप चाय लेना चाहते हैं, 1 कप ग्लास दूध लेना चाहते हैं, वो आप प्रेफर कर रहे हैं कि आपने वो दूध ले लेना। ठीक है, उसके बाद अगले मील के अंदर मैं प्रेफर करूंगी घंटे से 2 घंटे के बाद अपना एक फ्रूट इंटेक करें। उस फ्रूट इंटेक के अंदर आप एप्पल ले सकते हैं, जो भी सीजनल फ्रूट है उसको प्रेफर करें और एक फ्रूट अपनी डाइट के अंदर ऐड करें। ठीक है, उसके बाद अगर आप चाहते हैं लंच के ऊपर, लंच आपने कोई भी मील मेरी प्रेफरेंस में आपने स्किप नहीं करना।
आप चाहे वजन भी कम कर रहे हैं तो मील स्किप करने की परमिशन नहीं देती कोई भी डाइटिशियन आपको, ठीक है। तो आप लंच में गए हैं, लंच के ऑप्शन में आपके पास इसमें आपने वेजिटेबल्स डालने, लंच में आपके पास वेजिटेबल इंटेक लाजमी होना चाहिए, जिसमें आपके पास सलाद की ऑप्शन कुछ हों, खीरे हो जाए, बंद गोभी हो जाए, और साथ जो भी घर में आपके रूटीन का सालन बना है, साथ आपकी प्रोटीन इंटेक होनी चाहिए। वो फिश हो जाए, वो मटन हो जाए, वो बीफ हो जाए, वो चिकन हो जाए, वो दाल हो जाए। मूंग की दाल इज अ रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। जो हम कहते हैं कि अगर कोई अफोर्डेबिलिटी का भी इशू है तो आप घर में जो दाल बनती है, मूंग की दाल, मसूर की दाल, उसका इस्तेमाल करें अपनी डेली डाइट के अंदर, ठीक है। दोपहर में आपने अपना एक प्रोटीन और वेजिटेबल का पोर्शन लाजमी रखना, कार्ब्स थोड़े से यहाँ पे कम करें आप। उसके बाद आपने इवनिंग स्नैक्स में लिया, इवनिंग स्नैक्स में आप कोई स्मूथी प्रेफर कर सकते हैं, आप शामी कबाब प्रेफर कर सकते हैं। आप कोशिश करें कोई हेल्दी डाइट ले लें जिसकी वजह से आपको, या शामी कबाब ले लिया आपने, कोई स्मूथी ले ली, कोई जूस ले लिया, या भुने हुए चने ले लिए, या जो भी प्रेफरेबल आपके पास अप्रोच है आप उसको कोशिश करें कि आप वो ले लें। डिनर में आ गए, अब डिनर में आपने कोई ना कोई सीरियल एक लाजमी रखना, ताकि सारी रात भी हमारे यहाँ फूड क्रेविंग वाला कॉन्सेप्ट है ना वो रुके। कि फूड क्रेविंग बहुत होती है रात को, भाई उठ के भूख लगती है, वो इसलिए लगती है क्योंकि आप रात का खाना बहुत कम खाते हैं। आपने दिन में सारा दिन डाइटिंग करनी है और रात को आपने सारा दिन खाना है, तो वो रीजन ये कि अपने रात के खाने के अंदर आप कोशिश करें सोने से 3 घंटे पहले खाना खा लें। 2 से 3 घंटे से पहले खाना खा लिया आपने, खाना खाने के बाद आपने कुछ करना, उसमें एक सीरियल का पोर्शन रखें, वो रोटी हो जाए, 5 से 6 इंच 7 इंच तक आप रोटी ले सकते हैं। साथ आपने प्रोटीन लाजमी हो, उसमें चिकन नहीं हो, साथ सब्जी का इस्तेमाल हो, जो घर में बनती है, वो कीमा है, वो भिंडी है, करेले हैं, ये सब्जियां हमारे लिए खाने के लिए बहुत मुफीद है। इन्हीं रेगुलर डाइट प्लान जो हमारे घरों में बनता है एशियन फैमिली के अंदर, वो ये खाने होते हैं, वो स्टेक्स और प्रेफर रेगुलर रूटीन्स में नहीं खाई जाती। तो आपने ये एक मील अपने पास सेट करना है, और साथ आपने कोशिश करना है कि सोने से पहले कुछ टाइम तक आप 10 से 20 मिनट एक वॉक की रेगुलर रूटीन रख लें, दैट्स इट, फ्रेश एयर के अंदर, ताकि आप फ्रेश महसूस करें और आपकी एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार सकें। इस प्लान के साथ ना आपका वजन बढ़ेगा, ना अगर वजन बढ़ा भी है तो कम होने के चांसेस होंगे, और आप अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं। वेरी ग्रेट, थैंक यू मिस, बहुत अच्छा एक्सप्लेन Thank किया you. आपने। मिस अगर हम बात कर लें एज ए मुस्लिम्स, फास्टिंग का एक पूरा मंथ होता है, सहरी से लेकर अफ्तारी तक हम बगैर खाए पिए रहते हैं, बिल्कुल। ये हमारी डाइट पे कितना अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है इसका, फास्टिंग कितनी ज़रूरी है? रमज़ान में फास्टिंग हमारे लिए एज अ मेडिकल कोर्स पे काम करती है। साइंटिफिक रिसर्च इस पे क्योर कर चुकी है कि हमारे यहाँ डायबिटीज़ और कैंसर के लिए सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट है कि अगर आप फास्टिंग कर लें। जो रमज़ान के पूरे साल के अंदर 30 डेज रोजे होते हैं, अगर आप वो रखते हैं तो आपके लिए बेहतरीन रेमेडी है कि आपकी बॉडी का जितना भी इंसुलिन कंटेंट, इंसुलिन रेजिस्टेंस हुई होती है आपकी बॉडी में, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हुआ होता है, और आपकी बॉडी के अंदर जितने भी कैंसर सेल्स अगर बिल्ड हो रहे हैं उसको क्योर करने के लिए आपके लिए बेहतरीन है कि आप फास्टिंग पर चले जाएं। लेकिन मैं यहाँ पे एक ऐड करूंगी, इंटरमिटेंट फास्टिंग का भी आजकल बहुत कंसेप्ट है जो लोग वेट लॉस पर्पस के लिए यूज करते हैं। दैट इज गुड, बट दैट इज गुड आफ्टर अ हेल्दी डाइट। ये नहीं है कि अगर आप दिन में ऑलरेडी 2 मील्स ले रहे थे तो आपने अब रात की इंटरमीडिएट फास्टिंग शुरू कर दिया 12 घंटे की, 8 घंटे की, वो नुकसान देगी आपको। आपने वो नुकसान देगी, वो आपका बॉडी का ऑलरेडी मेटाबॉलिज्म स्लो कर देगी, तो आपका वजन नहीं गिरेगा। इंटरमीडिएट फास्टिंग हमेशा उस टाइम कामयाब होती है जब आप ओवरनाइट फास्टिंग कर रहे हैं और दिन में आपने अगर 8 घंटे की विंडो ओपन की है तो वो आपने कंप्लीट न्यूट्रिशन फूड उसमें लेना है, जिसमें आपके पास 5 फूड ग्रुप्स कंप्लीट होंगे 2 टाइम। वो कंप्लीट लेके आप फिर उसके बाद 16 घंटे फास्टिंग करेंगे, 10 घंटे फास्टिंग करें, वो मेटाबॉलिज्म आपका तब एक्टिव होगा। ये नहीं कि आपने उस टाइम में भी आपने सिर्फ पानी का इंटेक किया है और साथ आपने कुछ भी नहीं किया। और एक हेल्दी पर्सन में ऐड करते हुए आपने कम से कम, मैं कहती हूँ कि 14 ग्लास पानी आपने डेली इंटेक करना है, जो कि एक नॉर्मल पर्सन के लिए बहुत जरूरी है। चाहे वो विंटर्स हो चाहे वो समर्स हो, दोनों कंडीशन के अंदर आपने पानी का इंटेक अपना बहुत अच्छा रखना है। 14 ग्लासेस मिनिमम। हम एज अ मुस्लिम है तो हम एज अ कंडीशन बताते हैं कि आप हर नमाज से पहले और हर नमाज के बाद आप 1-1 ग्लास पानी का इंटेक करें, आपके पानी के ग्लास कंप्लीट हो जाएंगे। बिल्कुल वेरी गुड। मीन्स कुछ लोगों को यूरिक एसिड का बिल्कुल। सामना होता है, तो यूरिक एसिड को अगर खुराक के जरिए हम देखा जाए तो कैसे हल किया जाए? लेकिन यूरिक एसिड की मल्टीपल कंडीशन है, जिसमें आप जो यूरिक एसिड के जानते होंगे उनको हील्स पेन बहुत ज़्यादा रहती हैं, वो ज़्यादा चल नहीं सकते हैं, उनके पाँव सूज जाते हैं। इस कंडीशंस के अंदर, यूरिक एसिड के अंदर हम डाइटरी पैटर्न्स बहुत अच्छा मैनेज करके इस कंडीशन के साथ आप कोई भी प्लान फॉलो कर सकते हैं। उसमें ये है कि आप वेट लॉस प्लान फॉलो करना थोड़ी देर के लिए रिस्ट्रिक्ट करते हैं, क्योंकि आपने प्रोटीन बिल्कुल रोकनी होती है इन पेशेंट्स के अंदर, ठीक है। तो यूरिक एसिड पेशेंट्स के लिए चाहिए कि वो अपनी जो जितना भी मटन और बीफ का इस्तेमाल है, हाई फैट मीट है, उसको बंद कर दें कुछ टाइम के लिए, 15 डेज के लिए कम से कम अपने हाई फैट मीट को बंद कर दें। हाई फैट मीट के अलावा अपनी डाइट के अंदर थोड़ी सी हेल्दी रिक्वायरमेंट्स में, जिसमें हम लोग, मैंने पहले बात की, लेंटिल्स को इस्तेमाल करें, दालों का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। लीन मीट आप वंस इन अ वीक इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें चिकन और फिश का इस्तेमाल है, ठीक है। साथ सब्जियों का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा कर दें। इसके लिए सबसे अच्छी मेथी दाना हमारे लिए बहुत अच्छा है, व्हीट ग्रास पाउडर हमारे लिए बहुत अच्छा है अगर आप यूरिक एसिड के लिए पेशेंट्स के इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन इसके कुछ तरीके हैं, वो यूरिक एसिड की वैल्यूज देख के हम फिर रिकमेंड करते हैं। अगर कोई पेशेंट आना चाहता है तो उसके हिसाब से हम उसको डिवाइड करते हैं कि आप इस तरह खा सकते हैं, ठीक है।
तो ये एक नॉर्मल जनरल है कि आप इस तरह यूरिक एसिड पेशेंट अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। वेरी ग्रेट, बहुत अच्छी डिस्कशन रही मिस आपके साथ। Thank you. लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट, स्टूडेंट के लिए आपकी पॉलीक्लिनिक्स को कैसे फैसिलिटेट किया जाता है, स्टूडेंट्स को क्या रिकमेंडेशन है, तो वो कैसे आपसे कांटेक्ट करके इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हासिल कर सकते हैं? देखिए, मैं स्टूडेंट्स के लिए इंटर्नशिप एक बड़ा आजकल कॉमन वर्ड है जो हर बच्चे, हर स्टूडेंट्स, हर यूनिवर्सिटी से ऑफर कर रही हैं। आपके लिए प्रेफरेबल है जो मैं यहाँ ऑफर कर रही हूँ वो ये है कि वो ऐसी इंटर्नशिप्स हैं और रिहाब केयर के अंदर भी हम ऐसी इंटर्नशिप्स करवाते हैं जिसके अंदर ना आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर दिया जाता है फॉर द 6 मंथ, 3 to 6 मंथ, वेदर यू आर विलिंग टू 3 or 6 मंथ। अब इस एक्सपोजर के अंदर वो है कि हाउ टू मेक अ डाइट प्लान ऑफ डिजीज। मैं ये नहीं कहती, और हाउ टू मेक, इवन वाइटामिन्स भी करने हैं तो हाउ टू रिकॉग्नाइज अ वाइटामिन्स, और हमारे पास 2 से 3 से ज़्यादा सोर्सेज नहीं होते वाइटामिन्स के किताब के अंदर। द रीज़न ये कि हमने एक्चुअल लाइफ सोर्सेज बताए जाते हैं यहाँ पे, आपको वाइटामिन्स की, आपको डिजीज प्रिवेंशन बताई जाती है, डाइट प्लान मेकिंग बताया जाता है। 6 मंथ में आप एक कंप्लीट ट्रेनिंग करते हैं यहाँ पे जिसमें आप लोग मार्केट में जाने के लिए तैयार होते हैं कि नाउ यू कैन गो टू द मार्केट, और अब आप दुनिया की कोई भी हॉस्पिटल और किसी भी जगह पे काम करेंगे आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो कैलकुलेशन वाइज हो, वो AMDI कैलकुलेशन हो, वो कुछ भी हो, यू कैन कॉप। और अगर आप यहाँ पे इंटर्नशिप करते हैं, मेरे पास करते हैं, लेकिन ये कंसीडरेशन आपने रखनी है कि जिसके पास भी करें आप इंटर्नशिप्स करें वो कम से कम आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दें, बुकिश नॉलेज ना दें। प्रेफरेबल मेरी तरफ से यही रिकमेंडेशन होगी आपको, वो मैं बिल्कुल ऐसे ही करती हूँ। वेरी गुड मिस, थैंक यू सो मच, My आपने अपना pleasure. कीमती वक्त दिया। हमारी बहुत अच्छी ऑडियंस के साथ डिस्कशन रही मिस के बारे में, डॉक्टर हफ्सा गोहर के बारे में आपने जाना और इनकी क्वालिफिकेशन, और गोल्ड मेडलिस्ट है माशाल्लाह, उसके बारे में हमने जाना, और क्लिनिकल न्यूट्रिशन को लेके कैसे चल रही हैं, और पॉली क्लिनिक्स में अपना खिदमत सर अंजाम दे रही है, और स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा फैसिलिटेशन प्रोवाइड कर रही है ताकि जो स्टूडेंट इंटर्नशिप की वजह से परेशान होते हैं उनके लिए इनका प्लेटफॉर्म हाजिर है। इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर कोई पेशेंट डाइट प्लान लेना चाहे वो हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे। मैडम थैंक यू सो मच, आपने अपना बहुत अच्छा कीमती टाइम वक्त रहा दिया। आपके साथ, अच्छी डिस्कशन थी। थैंक यू सो मच आप लोगों का आज की एपिसोड देखने का। अपने होस्ट मरीद खानों को इजाज़त दीजिए, मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।